जय हिंद। आज के वीडियो में न्यायपालिका से संबंधित बातों का विश्लेषण करेंगे। भारत में कौन सी कोर्ट कार्यरत है, कोर्ट किस तरह से कार्य करती है, किस कोर्ट का अपील कोर्ट कहा जाता है, न्यायाधीश का चयन किस तरह से होता है, न्यायाधीशों का विस्तार किस तरह से तय किया जाता है, न्यायाधीश को किस तरह से प्रमोशन दिया जाता है और भारत में कितने न्यायालय कार्यरत है, इन सभी विषय पर आज के वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और पूरा वीडियो जरूर देखें। सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय अदालत, संविधान का संरक्षक और अपील की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार निर्धारित करने का कार्य करता है। मुख्य रूप से यह एक अपीलीय अदालत है जो राज्यों और क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील करती है। यह गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन या अनुच्छेद 32 के तहत दायर किसी भी याचिका के मामलों में रिट याचिकाएं भी देखता है, या यदि कोई गंभीर मामला शामिल है तो तत्काल समाधान की आवश्यकता है, जो एक संवैधानिक उपाय का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश शामिल है, यानी कि 34 न्यायाधीश कार्यरत है। यह अदालत पहली बार 26 जनवरी 1950 को बैठी थी, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, और उसके बाद अब तक 24,000 से अधिक सूचित निर्णय दे चुकी है। इस न्यायालय में कार्यवाही केवल अंग्रेजी में आयोजित की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 1966 के नियमों को संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत तैयार किया गया था, जो इसकी प्रथाओं और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए मौजूद है। अनुच्छेद 145 में संशोधन किया गया और यह 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों में शामिल है। राज्य स्तर पर 27 उच्च न्यायालय कार्य करते हैं, जिसे हाई कोर्ट कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 141 में कहा गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेशों को पूर्वतः हाईकोर्ट बंधे हैं। इन अदालतों का अधिकार क्षेत्र एक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का समूह होता है। उच्च न्यायालयों को संविधान के भाग 4 अध्याय 5 अनुच्छेद 214 के तहत संवैधानिक न्यायालयों के रूप में स्थापित किया गया। उच्च न्यायालय राज्य में मूल क्षेत्राधिकार के प्रमुख सिविल न्यायालय है। हालांकि उच्च न्यायालय में दीवानी और फौजदारी क्षेत्राधिकार केवल तभी लागू होते हैं जब अधीनस्थ न्यायालय आर्थिक या क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की कमी के मामलों की सुनवाई के लिए अधिकृत नहीं होते हैं। उच्च न्यायालय कुछ मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र का आनंद ले सकते हैं यदि ऐसा राज्य या संघीय कानून द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो। उदाहरण के लिए, कंपनी कानून के मामले केवल उच्च न्यायालय में स्थापित किए जाते हैं। अधिकांश उच्च न्यायालय के प्राथमिक कार्य में निचली अदालतों से अपीलों का निर्णय करना और संविधान के अनुच्छेद 226 के संदर्भ में रिट शामिल है। रिट क्षेत्राधिकार भी उच्च न्यायालयों का एक मूल क्षेत्राधिकार है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का सटीक क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रांत द्वारा भिन्न होता है। इन अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। इन अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या पिछले 5 वर्षों के दौरान मुख्य मामलों की औसत संख्या को राष्ट्रीय औसत से विभाजित करके तय की जाती है, या फिर उस उच्च न्यायालय में प्रति न्यायाधीश प्रति वर्ष मुख्य मामलों के निपटाव की औसत दर को भी शामिल किया जाता है। यानी इन दो तरीकों से न्यायाधीश की चयन प्रक्रिया की जाती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय देश का सबसे पुराना न्यायालय है, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को की गई थी।
जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसमें 160 न्यायाधीश इस वक्त कार्यरत है। बड़ी संख्या में मामलों को संभालने वाले उच्च न्यायालयों में स्थायी बेंच होती है और दूरस्थ क्षेत्रों के वादियों के लिए सर्किट बेंच इस दिनों कार्य करती है, जहां न्यायाधीश सामने से अपना कार्य करने के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं जिला न्यायालय की। मामलों की संख्या और जनसंख्या विवरण को ध्यान में रखते हुए भारत के जिला न्यायालयों की स्थापना प्रत्येक जिले या जिलों के समूह के लिए राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यह अदालतें राज्य के उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करती है और इन अदालतों के निर्णय उच्च न्यायालय में अपील की अधीन भी होते हैं। यानी कि जिला न्यायालय जो जजमेंट देते हैं उसे हाई कोर्ट में हम अपील के लिए भी ले जा सकते हैं। जिला अदालत की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक जिला न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और सहायक जिला न्यायाधीश कार्यभार के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास जिला न्यायाधीश के समकक्ष अधिकार क्षेत्र होते हैं। जिला न्यायाधीश को मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश भी कहा जाता है जब वह एक शहर में जिला अदालत की अध्यक्षता कर रहा हो, जिसे राज्य सरकार द्वारा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र नामित किया जाता है। यानी सरल भाषा में समझिए, जिस शहर में मेट्रो ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होती है वहां पर इस तरह से मेट्रोपॉलिटन न्यायाधीश कार्यरत होते हैं। जिला अदालतों के पास सभी मामलों पर अधीनस्थ अदालतों पर अपीलीय अधिकार क्षेत्र है। अधीनस्थ अदालतें दीवानी पक्ष में जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, सीनियर सिविल जज कोर्ट जिसे सब कोर्ट भी कहा जाता है, अधीनस्थ न्यायालयों में आपराधिक पक्ष में द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय शामिल है। फैमिली कोर्ट में वैवाहिक विवादों का निपटारा होता है, इसलिए फैमिली कोर्ट की अलग से सुविधा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। पारिवारिक न्यायालय और महिला न्यायालय के मामले प्रधान न्यायाधीश द्वारा देखे जाते हैं। इस पद पर नियुक्त न्यायाधीश जिला न्यायाधीशों के पूल से ही होते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के पूल से सीधे या परीक्षा के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति फैमिली कोर्ट के लिए की जाती है। न्यायिक पदानुक्रम के नीचे कार्यकारी पदानुक्रम बैठते हैं। सीआरपीसी छोटे अपराधों से निपटने के लिए कार्यकारी न्यायालय को अधिकार देती है, लेकिन शक्ति का अर्थ यह नहीं है कि उनके पास न्यायिक शक्ति है। सीआरपीसी की धारा 3 स्पष्ट रूप से दोनों मजिस्ट्रेट द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले मामलों को विभाजित करती है। सीआरपीसी की धारा 20 राज्य सरकार को प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र और प्रत्येक जिले में कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करती है। इसके पास एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करने और किसी भी एएम को डीएम के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है। इस तरह से एक मजिस्ट्रेट के पास वही शक्ति होती है जो जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम के पास होती है। यदि एक डीएम का कार्यालय खाली छोड़ दिया जाता है तो कोई भी अधिकारी जो अस्थायी रूप से जिले के कार्यकारी प्रशासन में सफल होता है उसी शक्ति का प्रयोग करते हैं जो डीएम के पास होती है। राज्य सरकार को ईएम को एक सब डिवीजन का प्रभार देने का अधिकार है जिसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ईएम की भूमिका आमतौर पर सीआरपीसी की धारा 107, 110, 133, 144, 145 और 147 के तहत कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, लाइसेंस रद्द करना या देना, भूमि अधिग्रहण मामलों को संभालना, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए किसी अन्य मामलों को संभालना, यह ईएम का कार्य होता है। धारा 21 राज्य सरकार को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का अधिकार देती है। सीआरपीसी की धारा 20 के पृष्ठ 5 के तहत
पुलिस आयुक्त को ईएम के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन तभी जब राज्य सरकार द्वारा जिले के आयुक्तालय घोषित किया जाता है। डीजीपी के पास सीपी का पद होता है, लेकिन ईएम की शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसका पद पर नाम सीपी में से यह पुलिस कमिश्नर में नहीं बदल जाता। कार्यकारी अदालत की अपील जिले के सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायालय में होती है। भू राजस्व मामलों से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य ने एक राजस्व न्यायालय की स्थापना की। ये अदालतें निम्न से संबंधित मामलों का निर्णय करती है। राजस्व न्यायालय एक अर्ध न्यायिक निकाय है और विशिष्ट नागरिक मामलों से निपटने के लिए केवल सीमित शक्ति रखती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 5 के पृष्ठ 2 के अनुसार राजस्व न्यायालयों के पास कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के किराए, राजस्व या मुनाफे से संबंधित मुकदमों से निपटने का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन इसमें दीवानी अदालतों के मामले शामिल नहीं है। इसलिए राजस्व न्यायालयों के कुछ मामले कोर्ट के तहत निर्दिष्ट सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से वर्जित किया गया है। अपर आयुक्त और उसके ऊपर के न्यायालय अपीलीय न्यायालय है। हालांकि यह एक राज्य नियंत्रण संगठन है। आमतौर पर कलेक्टर और उसके ऊपर के रैंक के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा से पुलिस के आते हैं, जबकि निचले पद या तो आईएएस या एसएएस से होते हैं और उसके कद पर राज्य प्रशासनिक सेवा में वह कार्यरत होते हैं। अब बात करते हैं ग्राम अदालतें या ग्राम पंचायत के विषय में। ग्राम अदालतें लोक अदालत यानी लोगों की अदालत या न्याय पंचायत यानी गांव का न्यायालय वैकल्पिक विवाद समाधान प्रदान करती है। उन्हें 1988 के मद्रास ग्राम पंचायत अधिनियम के माध्यम से मान्यता दी गई। फिर विभिन्न प्रांतों में 1935 के बाद और स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों में विकसित किया गया। 1970 में दशक के बाद गुजरात राज्य एक न्यायाधीश और 2 मूल्यांकनकर्ताओं के साथ का उपयोग किया गया है। 1984 में विधि आयोग ने आम लोग, शैक्षणिक योग्यता रखने वालों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत बनाने की सिफारिश की। 2008 के ग्राम न्यायालय अधिनियम के देश में 5000 मोबाइल अदालतों को छोटे दीवानी संपत्ति मामलों और आपराधिक 2 साल तक की जेल के मामलों में न्याय करने के लिए तैयार किया गया। हालांकि 5000 के लक्ष्य के मुकाबले देश में केवल 151 कार्यात्मक ग्राम न्यायालयों के साथ अधिनियम लागू नहीं किया गया था। प्रमुख कारणों में वित्तीय बाधाएं, वकीलों, पुलिस और अन्य की अनिच्छा शामिल है। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय से लेकर ग्राम पंचायत तक सभी न्यायालय कार्य करते हैं। अब बात करते हैं न्यायाधीश के रैंक और उनकी वय मर्यादा किस तरह से रखी गई है। निचले स्तर के अधिकारी मुख्य न्यायाधीश सहित किसी भी उच्च न्यायिक रैंक में प्रगति के पात्र है। हालांकि अधीनस्थ न्यायपालिका किसी भी न्यायिक अधिकारी के वह पद हासिल नहीं किया है। कहीं अधीनस्थ अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद तक पहुंचे हैं। एक न्यायिक अधिकारी आमतौर पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अदालत में एक सिविल जज के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करता है। जिला न्यायाधीश के पद पर 7 वर्ष के अनुभव के बाद प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। भारतीय न्यायिक अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु अधीनस्थ जिला अदालत में 60 वर्ष, उच्च न्यायालय में 62 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष की होती है। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट के न्यायालयों में प्रवेश स्तर के पदों को आमतौर पर परिवीक्षाधीन या प्रशिक्षित पद माना जाता है। प्रोबेशनरी असाइनमेंट पूरा करने के बाद एक उम्मीदवार को या तो आपराधिक पक्ष में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया जाता है या सिविल नियुक्तियों के लिए
जिला मुंसिफ कोर्ट में तैनात किया जाता है, यानी कि जस्टिस के रूप में उन्हें कार्यभार सौंपा जाता है। 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति केसे शेट्टी द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिकाओं के मुद्दों की जांच करने और समान सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए पहला राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग बनाया गया। वरिष्ठ मंडल उच्च न्यायालय में आवश्यक सेवा पूरी करने के बाद संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति से वे प्रवेश स्तर के जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के कैडर में पदोन्नत पद पात्र है। जब जिला न्यायाधीशों को प्रशासनिक शक्ति प्रदान की जाती है तो उन्हें प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। जूनियर और सीनियर डिवीजन के अधिकारी जिला और सत्र न्यायाधीश और सीजेएम अधीनस्थ होते हैं। सीजेएम एडीजे अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के सामान्य नियंत्रण में कार्य करते हैं। विशिष्ट न्यायिक अधिकारियों को उनके अभ्यास के क्षेत्रों जैसे रेलवे, एमपी, विधायक, मंत्रियों, आतंकवाद या अन्य विशिष्ट विभागों के विशिष्ट मामलों से निपटने के लिए विशेष न्यायाधीश या मैजिस्ट्रेट के रूप में कुछ विशेष शक्तियां भी प्रदान की जाती है, यानी कि अलग से उन्हें केस चलाने के लिए शक्तियां भी दी जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 1/3 पद अधीनस्थ न्यायपालिका से भरे जाते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संवैधानिक पद है और उनकी नियुक्ति के लिए सख्त प्रक्रियाएं हैं, जिसके अधीन समय लगता है और समय लगने से उनका चयन किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों को अधीनस्थ न्यायपालिका से पदोन्नत किया जाता है। न्यायिक अधिकारियों को अनुभव को व्यापक बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विभागों और मंत्रालयों का निर्माण किया गया। राज्य सरकार द्वारा सृजित पदों में अपर सचिव से लेकर प्रमुख सचिव तक के पद शामिल है। केंद्रीय मंत्रालयों में उप सचिव पद शामिल है, जो आमतौर पर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारियों को जवाब देते हैं। कुछ न्यायिक रैंकिंग के अधिकारियों के लिए अस्थायी उप पद तुलनीय सिविल सेवाओं को समान भत्ते और कैरियर भत्ते प्रदान करते हैं। नागरिक सचिवीय पदों पर न्यायिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति वाले सबसे आम विभाग है, जिसमें कानून और न्याय मंत्रालय, कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग शामिल है। समय और अवसर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक और कार्य किया गया, जिसे ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट कहते हैं। ई कोर्ट परियोजना 2005 में स्थापित की गई। इसमें सभी अदालतों को कंप्यूटर से जोड़ा जाना था। 2008 तक इस परियोजना के तहत सभी जिला अदालतों में सभी डेटा कंप्यूटर के साथ जोड़े गए। जून 2011 में सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल सेवाएं शुरू की गई और अधिकांश जिला अदालतों के मामलों की सूची और निर्णय कंप्यूटर में उपलब्ध कर दिए गए और इस वक्त भारत में सभी अदालतों के सभी डेटा पब्लिक के लिए कंप्यूटर में मौजूद है और यह न्यायिक सेवा सभी न्यायालयों के लिए उपलब्ध है। जनता मामलों की स्थिति, चरण और अगली सुनवाई की तारीखों का आकलन इसके माध्यम से बहुत सरलता से करती है। तो इस तरह से भारत की न्यायिक व्यवस्था कार्यरत है। भारत में सबसे नीचे ग्राम पंचायत कार्यरत है, उसके ऊपर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सिविल जज कार्यरत है, सभी सिविल जज के ऊपर एक चीफ न्यायाधीश कार्यरत है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में एक मुख्य न्यायाधीश कार्यरत है, जिनके अधीन जिले के सभी न्यायाधीश कार्य करते हैं। इसके अलावा ऐसे सभी जो भी मुख्य न्यायाधीश के ऊपर प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट कार्यरत है और इन सभी हाई कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट कार्यरत है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर जिला न्यायालय से न्याय नहीं मिलता तो वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर हाई कोर्ट में उसे न्याय नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है और अपना न्याय ले सकता है। तो इसी तरह से भारत के न्यायालय कार्यरत है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।